Good morning, students. So, today's topic for lecture is disinfection, and I have recorded this lecture for GNM first year students in community health nursing. So, this is Rachna, assistant professor, community health nursing in Metro College of Nursing. So, let's just start the topic. First of all, what is disinfection? So, by defining it, the process of killing harmful and objectionable bacteria, cysts, and other microorganisms or pathogens, you can say, by various agents such as chemicals, heat, ultraviolet light, ultrasonic waves, or radiation. Disinfection is usually considered a 99% kill compared to sterilization that generally attains 100% kill. क्या मतलब है डिसइंफेक्शन का कि बाय मीन्स ऑफ एनी फिजिकल या केमिकल एजेंट, जैसे कि हीट हो गई, अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गई, रेडिएशन हो गई, वेरियस केमिकल्स हो गए, ठीक है, या हीट एयर हो, हॉट एयर हो गई, मॉइस्ट एयर हो गई, तो इन सब को यूज़ करके किसी भी पैथोजन को इनएक्टिवेट कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना या ख़त्म कर देना, किल कर देना, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिसइंफेक्शन। ठीक है, बट जो डिसइंफेक्शन होता है इसमें हम 99+% जो है बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है हम किल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि जबकि जो है स्टरलाइजेशन में हम 100% जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन में हम कभी ये नहीं कहते कि 100% जो है दिस थिंग और दिस इक्विपमेंट और एनीथिंग विच वी आर डिसइंफेक्टिंग, वो हमने 100% जो है ये माइक्रोब्स फ्री है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री है। डिसइंफेक्शन में ऐसे नहीं होता है, इट इज़ ओनली 99+%। स्टरलाइजेशन में वी कैन से दैट इट वी हैव दिस ऑब्जेक्ट इज़ 100% माइक्रोब्स फ्री। ओके, पर्पस क्या है, क्यों करते हैं हम डिसइंफेक्शन? ताकि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के ट्रांसमिशन को रोका जा सके, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी हैंड्स के थ्रू हमारे, या स्किन के थ्रू हमारी, या कोई भी जो जिस चीज़ से भी, जिस ऑब्जेक्ट से भी इन्फेक्शन फैल सकता है उसको हमें रोकना है, इसलिए हम डिसइंफेक्शन करते हैं। फिर स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन में जो है बेसिकली डिसइंफेक्ट ही किया जाता है, ठीक है, स्टरलाइज किया जाता है इसमें, लेकिन इसमें सभी तरह की जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ और ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स, वायरसेस, कोई भी टाइप के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो देयर इज़ नो डिग्रीज ऑफ स्टरलाइजेशन, कोई डिग्री नहीं है कि भाई इतने डिग्री स्टरलाइज हो गया है या इतने % स्टरलाइज हो गया है, नहीं, या तो स्टरलाइज पूरी तरह से होगा 100% या नहीं होगा। ठीक है, या अगर हमने स्टरलाइज किया है तो वो 100% ही होगा। तो ये इसमें बेसिकली फिज़िकल और केमिकल मेथड्स के थ्रू स्टरलाइज किया जाता है। अब टर्मिनोलॉजीज़ हम कुछ पढ़ेंगे रिलेटेड टू डिसइंफेक्शन। पहला है डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। डिसइंफेक्टेंट वो फिज़िकल या केमिकल एजेंट होता है जिससे कि हम डिसइंफेक्शन करते हैं, यानी कि किसी भी डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन या किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, पर डिसइंफेक्टेंट्स ज़्यादातर जो है बैक्टीरियल स्पोर्स को ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्टली डिसइंफेक्टेंट नहीं करते हैं बैक्टीरियल स्पोर्स को ख़त्म। बैक्टीरियल स्पोर्स क्या होते हैं? बैक्टीरियल स्पोर्स वो होते हैं कि भाई जो सेल वॉल होती है ना, किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, उसके बाहर जो है एक स्पोर बना दिया, एक एक्स्ट्रा लाइनिंग हो जाती है। ठीक है, और अंदर ही अंदर जो है बैक्टीरिया ग्रो करता, मल्टीप्लाई करता रहता है उसके अंदर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा जो है एक लाइन, एक्स्ट्रा वॉल बन गई जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके बाहर। तो
ये जो है डिसइंफेक्टेंट यूजुअली या यू कैन से मेनली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई किए जाते हैं। और फिर है हमारा एंटीसेप्टिक्स। क्या होते हैं एंटीसेप्टिक्स? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ये हम टॉपिकली यानी कि ऊपर ऊपर जो है अप्लाई करेंगे किसी भी लिविंग टिश्यू पे, जैसे हमारी स्किन पे अप्लाई करते हैं हम एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद है स्टेराइल। क्या होता है स्टेराइल? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी भी जर्म से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है, ठीक है, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेराइल। डीजर्मिंग क्या होता है? कोई भी माइक्रोब्स या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैकेनिकल रिमूवल फ्रॉम ए लिमिटेड एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया से जो है माइक्रोब्स का हटाना मैकेनिकली, मतलब हम लोग हटा रहे हैं, तो उसको कहते हैं डीजर्मिंग। देन सैनिटाइजेशन। क्या होता है? सैनिटाइजेशन होता है हमारे हैंड्स, एक्सटर्नल बॉडी या ईटिंग या ड्रिंकिंग यूटेंसिल्स को से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को कम कर देना, ठीक है, ताकि वो हमारे लिए सेफ हो, हमें डिजीज़ कॉज ना कर सकें, ठीक है। तो उसको कहते हैं सैनिटाइजेशन, कम कर देना। उसके बाद सैनिटाइज़र क्या होता है? सैनिटाइज़र वो एजेंट होता है जो हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारे हैंड्स है या हमारे एक्सटर्नल बॉडी है, वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स को का नंबर जो है कम कर देता है। वो एजेंट जो सैनिटाइजेशन करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सैनिटाइज़र। बायोसाइड क्या होता है? बायोसाइड या जर्मीसाइड, कोई भी ऐसा फिजिकल या केमिकल एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है या डिस्ट्रॉय करता है, उसको बायोसाइड कहते हैं। फंगीसाइड क्या होता है? कोई भी ऐसा फिजिकल या केमिकल एजेंट जो फंजाई को किल करता है या डिस्ट्रॉय करता है। वेरिसाइड क्या होता है? जो वायरसेस को डीएक्टिवेट या डिस्ट्रॉय करता है, वो फिजिकल या केमिकल एजेंट। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है? जो फिजिकल या केमिकल एजेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, उसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है? जो फिजिकल या केमिकल एजेंट जो बैक्टीरिया को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है या किल कर देता है, उसको बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। फिर सेप्सिस क्या होता है? एसेप्सिस क्या होता है? एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है? सेप्सिस कोई भी इन्फेक्शन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको सेप्सिस कहते हैं, या कंटेमिनेशन होता है उसको सेप्सिस कहते हैं। एसेप्सिस क्या होता है? जो डिजीज़ कॉजिंग या इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ना होना ही एसेप्सिस है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस सेप्सिस और सेप्टिक डिजीज़। एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है? किसी भी कंटामिनेशन को मिनिमाइज करने की टेक्निक को एसेप्टिक टेक्निक कहते हैं, ठीक है, जिससे कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ख़त्म हो जाए उसको, ताकि इन्फेक्शन जो है मिनिमाइज किया जा सके, इन्फेक्शन कम से कम हो, उस टेक्निक को कहते हैं एसेप्टिक टेक्निक। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिग्री ऑफ किलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो वो डिग्री ऑफ किलिंग को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। वो ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला हो गया हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस चीज़ का बना हुआ है, कितनी जल्दी वो ग्रो कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम, और फिर उसके बाद दूसरा है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम मारना चाहते हैं, जो हम ख़त्म करना चाहते हैं, वो उनका नंबर कितना है, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टिंग एजेंट, कि जो डिसइंफेक्टिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, वो हाईली कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट फॉर्म में है, किस तरह से वो वर्क करेगा। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल,
कि वहाँ पे जो जिस चीज़ को हम डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे सीरम या ब्लड कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेचर हो गया, नेचर ऑफ सरफेस टू बी डिसइंफेक्टेड, यानी कि जो जो इक्विपमेंट जो ऑब्जेक्ट हमने या कोई भी चीज़ हमने जो डिसइंफेक्ट करनी है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, कांटेक्ट टाइम कितना है डिसइंफेक्टेंट का, कि भाई जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम जो है ख़त्म करना चाहते हैं, किल करना चाहते हैं, उसके कांटेक्ट में जो डिसइंफेक्टेंट आ रहा है वो कितने टाइम तक वहाँ पे कांटेक्ट में रहता है। उसके बाद है टेम्परेचर कितना है। ठीक है, पीएच लेवल होता है हमारा जिससे हम एसिडिटी या बेसिसिटी मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे वाटर का पीएच लेवल जो है न्यूट्रल होता है, 7 होता है। ठीक है, तो ये 0 to 14 की जो है रेंज में हम मेज़र करते हैं पीएच लेवल। उसके बाद बायोफिल्म्स आ गई हमारी। बायोफिल्म्स होती हैं कोई भी किसी लाइनिंग जो है बन जाती है एक। ठीक है, लाइनिंग बन जाती है किसी भी हमारी बॉडी फ्लूइड की, जैसे ब्लड हो गया या पस हो गई। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, और वो एक पतली लाइनिंग होती है और उसके अंदर जो है बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, वो बायोफिल्म्स होती हैं। उसके बाद है कंपैटिबिलिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एंड स्टेरिलेंट्स, कि भाई डिसइंफेक्टेंट्स या जो स्टरलाइज करने के लिए हम स्टेरिलेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी कंपैटिबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे इन्फ्लुएंस करता है डिग्री ऑफ किलिंग को, कि जैसे स्पोर्स हो गए हमारे, स्पोर्स दे आर वेरी हार्ड टू किल एक्चुअली। तो स्पोर्स होते क्या है, इन जो स्पोर्स किसके बने होते हैं, इनमें जो है प्रोटीन्स होता है, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसकी कोटिंग होती है स्पोर्स में। माइक्रोबैक्टीरिया हो गया, उसमें जो है लिपिड्स ज़्यादा होते हैं, सेल वॉल्स जो हैं उसकी लिपिड्स की बनी होती हैं। प्रायोन्स हो गए हमारे, प्रायोन्स जो है ज़्यादातर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं हीट, केमिकल और रेडिएशन से। दे आर मोस्ट रेजिस्टेंट जो है किसी भी डिसइंफेक्टेंट के, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन है, प्रायोन्स होते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज़म हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनकी केमिकल और फिज़िकल जो एजेंट हम उन पे अप्लाई कर रहे हैं मारने के लिए, उनकी अलग अलग एबिलिटी है कि वो डिस्ट्रॉय होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इस हिसाब से देखिए आप, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंट है किसी भी डिसइंफेक्टेंट के वो है प्रायोन्स, वो सबसे लास्ट में जाके जो हाईली इफ़ेक्टिव डिसइंफेक्टेंट होता है उससे वो है डिस्ट्रॉय होते हैं, या स्टरलाइजेशन के थ्रू हम जो है प्रायोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उससे कम जो है वो है बैक्टीरियल स्पोर्स, उससे कम है माइकोबैक्टीरिया, उससे कम है नॉन लिपिड वायरसेस, उससे कम है फंजाई, उससे कम है बैक्टीरिया, और सबसे कम है लिपिड वायरसेस। जो लिपिड वायरसेस होते हैं उनको हम सबसे जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है आसानी से, फंजाई को किया जा सकता है। उसके बाद नॉन लिपिड वायरसेस हो गए, माइकोबैक्टीरिया हो गया। देन बैक्टीरियल स्पोर्स दे आर टफ टू किल और डिस्ट्रॉय। फिर प्रायोन्स हो गए सबसे लास्ट में। उसके बाद है हमारा नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स, कैसे हमारा जितना ज़्यादा नंबर हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होगा उतना ही ज़्यादा हमें डिसइंफेक्टेंट चाहिए और उतनी ही ज़्यादा लंबे टाइम के लिए डिसइंफेक्टेंट चाहिए। तो लॉन्गर एक्सपोजर टू डिसइंफेक्टेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हायर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर लॉन्गर एक्सपोजर टू डिसइंफेक्टेंट्स। तो organisms have varying degree of susceptibility to killing agents. Not all organisms die at the same time. ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग जो है डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी है कि कितना जो है जो किलिंग एजेंट्स हैं या डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो कितना जो है उस पर उनका चांसेस है ऑर्गेनिजम्स का मरने का, ख़त्म होने का।
तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है, ठीक है। ये देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें जैसे ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ता जा रहा है, एक्सपोजर टाइम यानी कि डिसइंफेक्टेंट का एक्सपोजर टाइम मिनट्स में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ज़ीरो पहले कम थे तो जो है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ही ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा देर हमें डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टिंग एजेंट कैसे डिपेंड करती है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग तरह की कंसंट्रेशन चाहिए डिसइंफेक्टेंट की, जैसे कि पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है उसको वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है। अगर खाली हम फ्री आयोडीन जो है यूज़ करेंगे, कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम यूज़ करेंगे उसको, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हमें उसको वाटर से डाइल्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे कोई डिसइंफेक्टेंट ऐसा भी होता है जिसको हम हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो तभी इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल कोई प्रेजेंट है तो इट अफेक्ट्स किलिंग एक्टिविटी बाय इनएक्टिवेटिंग द डिसइंफेक्टिंग एजेंट। वो जो डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको इनएक्टिवेट कर देता है, जैसे कि ब्लड हो गया, म्यूकस हो गया, पस हो गया, ये अगर वहाँ पे प्रेजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या जिस चीज़ को भी हम डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, तो बाय कोटिंग द सरफेस टू बी ट्रीटेड प्रिवेंट्स फुल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एजेंट। ये बेसिकली उस ऑब्जेक्ट पे के और डिसइंफेक्टेंट के बीच में जो है एक पर्दा बन के, एक लाइन बन के जो है बीच में आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट पे है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के आगे जो है ब्लड या म्यूकस या पस जो है वो इकट्ठा हो गया, ठीक है, या जम गया, तो बैक्टीरिया को टोटली जो है हटाया जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो उस तक पहुंचेगा ही नहीं डिसइंफेक्टेंट। फॉर optimal killing activity, instruments and surfaces should be cleaned of excess organic material before disinfection। कोई भी डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने से पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी सरफेस जिसको हम डिसइंफेक्ट करना चाह रहे हैं उस पे से ऑर्गेनिक मटेरियल, जो एक्सेस ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे ब्लड, म्यूकस या पस हो गई, उनको जो है हटाना चाहिए, ज़रूरी है। उसके बाद है नेचर या कॉम्पोजिशन ऑफ सरफेस टू बी डिसइंफेक्टेड। किस चीज़ का बना है, ठीक है, जैसे कि जो सम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑफ बायोमटेरियल्स दैट एक्सक्लूड द यूज़ ऑफ सर्टेन डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन मेथड्स बिकॉज ऑफ पॉसिबल डैमेज। कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऐसी चीज़ों के बने होते हैं, बायो मटेरियल्स, ठीक है, उनके बने होते हैं जिन पे जो है अगर हम डिसइंफेक्टेंट्स या स्टेरिलेंट्स यूज़ करेंगे तो वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एंडोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो एंडोस्कोप्स होते हैं हमारे, उनको हम ऑटोक्लेविंग मशीन में हीट से स्टरलाइज नहीं कर सकते, वो डैमेज हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ किलिंग। उसके बाद है कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम का मतलब है कि कितनी देर तक किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर्टिकुलर डिसइंफेक्टेंट को हम यूज़ करेंगे, कितनी देर के लिए, कॉन्टैक्ट टाइम कितना होगा उनका। द अमाउंट ऑफ टाइम ए डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलेंट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिटिकल। ये अलग अलग होता है सबके लिए। जैसे कि बीटाडीन को जो है ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में कम से कम 1 से 2 मिनट होना ज़रूरी है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा जा सके। द स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई नीड ए मच लॉन्गर टाइम। जो फंजाई या बैक्टीरिया
बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं या फंजाई हैं, उनको ज़्यादा टाइम के लिए हम भी जो है किसी भी डिसइंफेक्टेंट्स में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है बायोफिल्म्स। बायोफिल्म्स क्या होती हैं? बायोफिल्म्स एक थिन लेयर होती है बॉडी फ्लूइड की, जो किसी भी सॉलिड सरफेस पे जो है चिपक जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है बायोफिल्म्स के अंदर जो है बैक्टीरिया की कम्युनिटी ग्रो करने लग जाती है, वो रिप्रोडक्शन करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एक कम्युनिटी बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे कैथेटर्स में हो सकता है, या पाइप्स में, जैसे जो भी वाटर कंटेनिंग पाइप्स हैं उनमें हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो फिल्म है, बायो फिल्म बन गई है, उसके अंदर अंदर बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। जब उसे फीजिबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अपना जो है फर्दर जो है डिवाइड इधर उधर जो है इन्फेक्शन कॉज करते रहते हैं। तो जब हम डिसइंफेक्टेंट कोई अप्लाई करते हैं वहाँ पे, तो वो उस बायोफिल्म्स के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है। ठीक है, वो अंदर पहुँच ही नहीं पाता किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, बैक्टीरिया या वायरस तक। ठीक है, तो द कंसनट्रेशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट एंड द कॉन्टैक्ट टाइम नीड टू बी इंक्रीज। इस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि जो डिसइंफेक्टेंट का जो कंसनट्रेशन है वो हम बढ़ाएंगे, ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेंगे, और कांटेक्ट टाइम भी हम जो है बढ़ा देंगे, ताकि वो बायोफिल्म जो है पहले डिस्ट्रॉय कर पाएँ, उसके बाद जो है अंदर वो बैक्टीरियाज या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं। उसके बाद है कंपैटिबिलिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि भाई एक डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे उससे बेटर है कि 2 इकट्ठे यूज़ करें हम, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। पर ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक टू बिलीव दैट 2 डिसइंफेक्टेंट्स आर बेटर देन 1। ठीक है, सम ऑफ देम मे इनएक्टिवेट अदर्स। कई बार क्या होता है कि 2 डिसइंफेक्टेंट्स हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं या एक साथ अप्लाई कर देते हैं, तो होता क्या है, वो केमिकल एजेंट्स हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कुछ मिक्सअप होके रिएक्शन करेंगे और वो एक दूसरे को ही इनएक्टिवेट कर देंगे, नल कर देंगे एक्टिविटी को। नल मतलब ज़ीरो। ठीक है, जैसे कि ब्लीच और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, अगर हम ये दोनों चीज़ इकट्ठे यूज़ कर लें तो ये एक दूसरे की एक्टिविटी को ज़ीरो कर देती हैं, कोई भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक आइडियल डिसइंफेक्टेंट कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी हाईली एफिकेशियस, इस हाईली इफ़ेक्टिव होना चाहिए, फास्ट एक्टिंग होना चाहिए, गुड पेनिट्रेशन पावर होनी चाहिए इसकी। ये मोस्टली जो मटेरियल्स हैं उनके सबके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। जैसे अगर प्लास्टिक पे अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी ग्लास मटेरियल पे अप्लाई कर रहे हो या किसी एल्यूमिनियम पे या स्टील पे या आयरन पे, ठीक है, किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर रहे हो तो ये जो है कंपैटिबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इफ़ेक्टिव डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल अगर प्रेजेंट है उसके बाद भी ये इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, ऑर्डरलेस, स्मेल नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन से हैं? पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, तो 3 तरह के होते हैं डिसइंफेक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन। पहला है कंकरेंट डिसइंफेक्शन। ये क्या होता है? जब हम कोई भी, जैसे बॉडी से, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से कोई भी इन्फेक्शियस मटेरियल का डिस्चार्ज होता है, जैसे यूरिन हो गई, फीसीज हो गई, वॉमिट हो गई, उसके क्लॉथ्स हो गए, हैंड्स हो गए, ड्रेसिंग हो गई, एप्रन या ग्लव्स हो गए हमारे जो है, उसके बॉडी डिस्चार्ज से जो है ये चीज़ें जो है इन्फेक्टेड हो जाएंगी, तो उसको साथ के साथ जो है डिसइंफेक्शन करना, दैट इज़ कॉल्ड एज कंकरेंट डिसइंफेक्शन। ठीक है, उसके बाद है टर्मिनल डिसइंफेक्शन।
टर्मिनल डिसइंफेक्शन में आते हैं जब कोई भी पेशेंट की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो डिसइंफेक्टिव मेजर्स हम लेते हैं, जो भी डिसइंफेक्टेंट्स हम यूज़ करते हैं या कोई भी डिसइंफेक्शन करते हैं, उस टाइम पे हम बेड का या इंस्ट्रूमेंट्स का कुछ भी है तो उसको कहते हैं हम टर्मिनल डिसइंफेक्शन। टर्मिनल मतलब लास्ट, एंड, ठीक है। टर्म मतलब एंड, पेशेंट की डेथ होने के बाद जो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्री करंट या प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन। पहले जो हम करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, एज अ प्रोफिलैक्सिस जो हम करते हैं, तो जैसे कि जो है ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है क्लोरीन से। जो गांव में कुएं होते हैं वो उनको हम क्लोरिनेशन करते हैं, उनकी मिल्क की पाश्चराइजेशन की जाती है, ठीक है। हैंड वॉशिंग जो है की जाती करते हैं हम, हैंड वॉशिंग, ठीक है, ताकि जो है हमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। पहले ही हम उस चीज़ को एज अ प्रोफिलैक्सिस जो है डिसइंफेक्शन करते हैं। तो 3 तरह के हैं, एक है कंकरेंट, दूसरा है टर्मिनल और तीसरा है प्री करंट या प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन। अब है टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। तो 3 तरह के होते हैं ये भी, 3 टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। पहला है हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स, दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स और तीसरा है लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। जो हाई लेवल है वो हम जिस तरीके से रेजिस्टेंस होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसी तरह से जो है लेवल्स बनाए गए हैं डिसइंफेक्टेंट्स के। हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स हम बैक्टीरियल स्पोर्स या प्रायोन्स के लिए यूज़ करते हैं, और इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स हम बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, ठीक है। ये लेकिन स्पोरासाइडल नहीं होते, ये स्पोर्स को किल नहीं कर सकते इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स। जो लो लेवल हैं वो हमारे बाकी जो बचे हुए छोटे मोटे बैक्टीरिया, ये जो वायरस फंजाई है, उनका जो है उन पे जो है अप्लाई करते हैं, लेकिन ये स्पोरोसाइडल या बैक्टीरियोसाइडल नहीं होते। मतलब ये स्पोर्स को भी नहीं ख़त्म कर सकते और बैक्टीरियाज को भी नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है। तो या ये इनमें या तो ये बैक्टीरियो स्टैटिक होंगे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे, या फिर ये वायरस को किल करेंगे या फंजाई को किल करेंगे, ठीक है। तो ये लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। फिर आते हैं कि हेल्थ केयर सेटिंग्स में हमारे जो डिफरेंट या वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है, जिनको हमें डिसइंफेक्ट करना होता है, जो है जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं बाय एनी मीन्स, बाय एनी इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड और एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ से जो इन्फेक्टेड है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी मटेरियल, वो हेल्थ केयर सेटिंग्स में हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे। पहला है क्रिटिकल मटेरियल होते हैं। क्रिटिकल मटेरियल होते हैं जो हमारे अंदर बॉडी के टिश्यूज़ में अंदर जाते हैं, ठीक है। जब हम सर्जरी करते हैं तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो इसमें वो आते हैं क्रिटिकल मटेरियल, या फिर कोई कार्डियक कैथेटर, जो हार्ट में जो कैथेटर डालते हैं हम, उनको कार्डियक कैथेटर्स बोलते हैं। तो कोई भी वस्कुलर सिस्टम या कोई स्टेराइल टिश्यू में जो भी इंस्ट्रूमेंट डाला गया है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मटेरियल के अंडर वो आता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी इन्फेक्शन जो है ये कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे बॉडी टिश्यूज़ में जो है जा रहे हैं ये चीज़ें, ये इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स, तो इनको बोलते हैं हम क्रिटिकल मटेरियल्स। सॉरी। फिर है सेकंड टाइप है हमारा सेमी क्रिटिकल मटेरियल। कुछ सेमी क्रिटिकल मटेरियल होते हैं जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है टच में आते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी जो है बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनमें जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं। तो इसके लिए हमें हाई लेवल डिसइंफेक्शन एजेंट्स चाहिए। जो हमारे क्रिटिकल मटेरियल थे ये हम स्टरलाइजेशन के थ्रू ही जो है
डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके लिए जो यूज़ होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कार्डियक कैथेटर्स के लिए, वो हम स्टरलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन जो सेमी क्रिटिकल मटेरियल्स होते हैं, इनमें जो है हम हाई लेवल डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आते हैं हमारे सिस्टोस्कोप आ गया, लैरिंगोस्कोप का ब्लेड हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हमारी सेमी क्रिटिकल मटेरियल में यूज़ होती हैं। एंडोस्कोप्स जितने होते हैं हमारे। उसके बाद है नॉन क्रिटिकल मटेरियल। नॉन क्रिटिकल मटेरियल में जो कि हमारी स्किन के साथ जो है टच में आते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट, जैसे कि बेड पेन हो गया, बीपी कफ हो गया, ये सारी चीज़ें, थर्मामीटर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें जो है हमें इंटरमीडिएट लेवल से यानी मीडियम लेवल से लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स हम यूज़ करते हैं इसमें। फिर है मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन। अब मेथड्स क्या हैं? 3 तरह के मेथड्स हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। पहला है नेचुरल मेथड, दूसरा है फिजिकल मेथड और तीसरा है केमिकल मेथड। नेचुरल मेथड में आते हैं हमारे सनलाइट और एयर। सनलाइट में जो यूवी रेज होती हैं वो बैक्टीरिया और वायरस को किल कर देती हैं, ठीक है। इनमें कुछ नेचुरल डिसइंफेक्शन हम करते हैं किस चीज़ का, जैसे कि जो हमारी चादरें होती हैं, लिनन होती है, बेडिंग होती है, फर्नीचर हो, तो हम बाहर धूप में सुखाते हैं, ठीक है। उससे जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बैक्टीरिया और कुछ वायरसेस। एयर के थ्रू जो है हम, जैसे कि जो बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसको ग्रो या मल्टीप्लाई करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। तो उस मॉइस्चर को एवेपोरेट कराने के लिए या ड्राई कराने के लिए हम एयर का भी यूज़ करते हैं। ये नेचुरल हो गया। उसके बाद है फिज़िकल डिसइंफेक्शन। फिज़िकल में सबसे पहले बर्निंग में जैसे कि कुछ जैसे कंटामिनेटेड ड्रेसिंग्स हो गई हमारी, ठीक है। ड्रेसिंग जो चोट लगती है तो ड्रेसिंग करते हैं, उसको जब रिमूव करते हैं वो ड्रेसिंग होगी। रैग्स हो गए, फटे पुराने कपड़े जो होते हैं, स्वैब्स हो गए हमारे, उसको हम जो है डिस्पोज ऑफ करते हैं बर्निंग के थ्रू, ठीक है। या तो ये बेस्ट जो हम करते हैं वो इंसेनरेटर में बर्न करते हैं, या दूसरा इंसेनरेटर में वो डायरेक्ट राख बन जाता है। और या दूसरा है हमारे अलग जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। सॉडस्ट जो बुरादा होता है लकड़ी का, वो पेपर, ठीक है, उस पे रख के जो है हम वो जला दें। उसके बाद केरोसिन का यूज़ करके या कोई और ऐसा कंबस्टेबल मटेरियल है जो कि बर्निंग में हेल्प कर सकता है। उसके बाद आते हैं फिज़िकल डिसइंफेक्शन में ही हॉट एयर ओवन हम यूज़ करते हैं इसके लिए। कुछ आर्टिकल्स जैसे कि जो ग्लास से बने हुए हैं, या सिरिंजेस, ग्लास वाली जो सिरिंजेस होती हैं हमारी, स्वैब्स हो गए, कुछ ड्रेसिंग्स या शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनको हम हॉट एयर ओवन में जो है डिसइंफेक्ट करते हैं। इसका जो जैसे कि अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने के लिए, अलग अलग टाइम भी होता है अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने के लिए। जैसे कि अगर स्पोर्स को किल करना है तो हॉट एयर ओवन का जो टेम्परेचर है वो 160 से 180 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और ये एटलीस्ट 1 घंटे तक रखना है हमें, ठीक है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि इसमें पेनिट्रेटिंग पावर नहीं होती है हॉट एयर में, तो ये बल्कि मटेरियल्स के लिए सूटेबल नहीं होता, जो हैवी मटेरियल होते हैं उनमें सूटेबल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है फिज़िकल डिसइंफेक्शन में ही मॉइस्ट हीट में जो क्या करती है मॉइस्ट हीट, जो प्रोटीन, क्योंकि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये कुछ चीज़ों के बने होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इन चीज़ों के बने होते हैं। तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो प्रोटीन के बने होते हैं, उनका प्रोटीन जो है डीनेचर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। या फिर उसकी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय कर दी, मॉइस्ट हीट ये करती है, ठीक है। तो ये ड्राई हीट से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जो वाटर होता है वो एयर से ज़्यादा अच्छे से हीट को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा भाप ज़्यादा तेज़ जलाती है बजाय सिंपल जो ऐसे हीट के, ठीक है।
भाप से जो अगर आप का हाथ जलता है या कुछ भी है तो वो ज़्यादा तेज़ जलेगा, तो इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव। तो मेथड्स ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल यूजिंग मॉइस्ट हीट, क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं मॉइस्ट हीट में? बॉइलिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग के थ्रू और पास्चराइजेशन के थ्रू। तो बॉइलिंग के थ्रू कैसे करेंगे हम? बॉइलिंग में अगर हम 5-10 मिनट के लिए बॉईल कर रहे हैं तो ये सिर्फ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है बॉइलिंग, लेकिन स्पोर्स और वायरस इसमें किल नहीं होंगे। स्पोर्स को किल करने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद है इसमें हम करते, ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करते हैं। जो सबक्यूटेनियसली इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उन टूल्स को हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। सबक्यूटेनियसली इंसर्ट किसे किया जाता है? जैसे निडल्स हो गई, हम इंजेक्शन लगाते हैं ना सबक्यूटेनियसली। क्यूटेनियस मतलब स्किन से नीचे, सब मीन्स अंडर स्किन के अंदर जो हम चीज़ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उन टूल्स को डिसइंफेक्ट करेंगे। जो टूल्स सबक्यूटेनियसली इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद लिनन, कपड़े, चादरें, ये सब होगी। रबर गुड्स जैसे कि ग्लव्स हो गए हमारे, इन सब चीज़ों को हम बॉइलिंग के थ्रू जो है डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोक्लेविंग आ गया। मॉइस्ट हीट के ही 3 एग्जाम्पल हैं ये, बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग एंड पास्चराइजेशन। तो ऑटोक्लेविंग में हम देखेंगे कि इसमें हमें ऑटोक्लेविंग के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है। इससे सभी तरह के जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसमें स्पोर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये किसी भी लिनन, ड्रेसिंग, ग्लव्स, सिरिंजेस या इंस्ट्रूमेंट्स की स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है ऑटोक्लेविंग। और लेकिन इसमें जो है हम प्लास्टिक या कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट, ग्लास से बने हो या कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जो तेज़ हो, धारीदार जो होते हैं, वो हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है एक ऑटोक्लेविंग मशीन। तो इस एरिया में जो है हमें अपना जो कुछ भी ऑटोक्लेव करने के लिए है वो रखना होता है। यहाँ से स्टीम जाती है, स्टीम जो है इस तरीके से यहाँ पे सारे में जाएगी, ये सारे में, यहाँ पे इनलेट है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्टीम है अगर ज़्यादा हो गई है तो ये सेफ्टी वाल्व है, जैसे प्रेशर कुकर में होता है, ये खुल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेशर जो है सेट करने के लिए प्रेशर गॉज है, ये आपको बताएगा कि कितना प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ से ये टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ये जो है इस तरीके से यहाँ पे ऑटोक्लेविंग की जाती है। उसके बाद आता है हमारा पास्चराइजेशन। जो थर्ड जो मॉइस्ट हीट का एग्जाम्पल है वो है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होती है? किसी भी फ्लूइड को, उस फ्लूइड में जो उस फ्लूइड का बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा कम टेम्परेचर पे जो है हीट करना, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें हैं, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें उस फ्लूइड में हैं, वेजिटेटिव स्टेट मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, ठीक है, मतलब वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनको जो है बिना उस फ्लूइड के टेस्ट को चेंज किए हुए उनको मारा जा सके। उन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेजिटेटिव स्टेट में किसी पर्टिकुलर फ्लूइड में है, उनको मारने के लिए उस फ्लूइड को के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे उसे हीट किया जाता है, ताकि उस फ्लूइड का जो टेस्ट है वो चेंज ना हो। उस प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन हम मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिल्क के लिए हमें या तो हम उसको मिल्क को हीट करेंगे 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, या 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। ये पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क के जो है टेम्परेचर और टाइमिंग है। तो इसका सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये वेजिटेटिव पैथोजेंस या वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है पास्चराइजेशन। इसमें क्या होता है, इस तरीके से फ्रेश जो है मिल्क जाता है,
यहाँ पे ऐसे पाइप्स बने होते हैं और ये जो चैम्बर्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये हीटिंग सेक्शन हो गया, ये पर्टिकुलर सेक्शन हीटिंग सेक्शन हो गया। यहाँ पे हीट किया जाएगा पर्टिकुलर टाइम के लिए 62 डिग्री सेल्सियस, 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसे कूल किया जाता है और इसे जो है फाइनली बाहर निकाल के जो है पैक किया जाता है। उसके बाद है फिज़िकल डिसइंफेक्शन में ही रेडिएशन। रेडिएशन जो वेरियस रेज होती हैं हमारी, जैसे अल्फ़ा रेज हो गई, बीटा रेज हो गई, गामा रेज हो गई या यूवी रेज हो गई। बेसिकली हम जो है गामा रेज यूज़ करते हैं रेडिएशन के थ्रू डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है बैंडेजेस स्टरलाइज़ की जाती हैं, ड्रेसिंग्स स्टरलाइज़ की जाती है। कैटगट वो जो सुचर होता है ना हमारा, जिससे टाँके लगाते हैं, जो वो धागा होता है वो होता है कैटगट। कैटगट बेसिकली एनिमल जो इंटेस्टाइन्स है उसमें उससे जो बनाया जाता है। और कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको जो है रेडिएशन के थ्रू डिसइंफेक्ट किया जाता है। ग्रेट पेनिट्रेशन पावर विद लिटिल और नो हीटिंग इफ़ेक्ट। इसकी जो रेडिएशन के थ्रू जो है पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है इसकी, तो ये अंदर तक जो है बैक्टीरिया जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और हीटिंग इफ़ेक्ट इसका कम होता है। और ताकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हीट की वजह से डैमेज ना हो। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और लेकिन कॉस्टली बहुत होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे चाय की छलनी होती है ना, ठीक है। जब हम चाय को छानते हैं चाय की छलनी में, तो मान लीजिए जो चाय पत्ती है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो हमारी चाय है वो है कोई भी जो फ्लूइड है, ठीक है, जिसमें कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। फ्लूइड हो गया, कोई भी चीज़ हो गई जिसमें कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको जैसे हम चाय छानते हैं तो उस छलनी में चाय पत्ती छलनी में रह जाती है और चाय जो है हमारे किसी भी बर्तन में जो है हम छान लेते कप में। तो इसी तरीके से एक स्क्रीन लाइक मटेरियल होता है, तो हम उस लिक्विड या उस गैस को जिसमें कि माइक्रोब्स हैं, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस स्क्रीन के थ्रू जो है छानते हैं, फिल्टर करते हैं, ताकि उन माइक्रोब्स जो है स्क्रीन के पहले की तरफ रह जाएं और स्क्रीन के बाहर जो है लिक्विड और गैस निकल जाए, ठीक है। तो वो जो पोर्स होंगे वो स्क्रीन लाइक मटेरियल के, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साइज़ से छोटे होंगे, ठीक है, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें से आर पार ना निकल पाएँ, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स बाय पैसेज ऑफ ए लिक्विड और गैस थ्रू ए स्क्रीन लाइक मटेरियल विद स्मॉल पोर्स, इट इज़ यूज टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव मटेरियल। ये ज़्यादातर उन मटेरियल्स को स्टरलाइज करने के काम आता है फिल्ट्रेशन मेथड, जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, जो हीट से डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, कुछ कल्चर मीडिया हो गया, इन सबको हम फिल्टर करते हैं। उसके बाद केमिकल एजेंट्स आते हैं हमारे, अभी तक हमने पढ़े थे नेचुरल एजेंट्स, फिर हमने पढ़े फिज़िकल एजेंट्स, नाउ केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में कुछ सबसे पहले फिनॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, ये जो हैं इंटरमीडिएट टू लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। ये इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं और सेल मेम्ब्रेन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं। ये कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है तो उसमें भी इफ़ेक्टिव होते हैं और ये लंबे टाइम के लिए एक्टिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल सबसे अच्छा है लाइजॉल, जो घर में हम यूज़ करते हैं लाइजॉल, ठीक है। इसको हम हेल्थ केयर सेटिंग्स में, लैब्स में, होम्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्राइक्लोसन इज़ अनदर एग्जाम्पल। तो बट इसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और डिसएग्रेबल ऑर्डर होती है, यानी कि इसकी स्मेल काफ़ी तीखी सी होती है। उसके बाद है फिनॉल। एक होता है फिनॉल, एक होता है क्रेसॉल। क्रेसॉल और फिनॉल को जब हम इकट्ठे मिलाएंगे तो उससे बनता है क्रूड फिनॉल, ठीक है।
और जो क्रिसॉल इमल्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, इमल्शन का मतलब है कोई भी दो या दो से ज़्यादा लिक्विड जिनको हम एक साथ रखते हैं बट वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है मायोनेज़, जो हम डेली यूज़ इमल्शंस का एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, मायोनेज़। जैसे कि मायोनेज़ में जो है हम ऑयल और क्रीम जो है या ऑयल और एग जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एग, मिल्क और ऑयल, या एग, मिल्क और क्रीम हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो तीनों हम इतनी ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तब वो जो है मायोनेज़ वो क्रीमी फॉर्म आता है, अदरवाइज़ वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। मिल्क इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। मिल्क में फ़ैट और वाटर ये दो चीज़ें होती हैं जो कि अगर हम अलग अलग करें तो उसमें हम जो है दही जमा सकते हैं या फिर बटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग पनीर बना सकते हैं, ये अलग अलग हो उसके बाद अगर हम मैकेनिकली करेंगे तो हो जाएंगे। तो ये इमल्शन का एग्जांपल हो गया। तो हम पढ़ रहे थे फिनॉल क्या होता है, क्रिसॉल क्या होता है, क्रूड फिनॉल क्या होता है, क्रिसॉल इमल्शन क्या होता है। तो फिनॉल जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव डिसइंफेक्टेंट नहीं होता है, इसको हम एज ए क्रूड फिनॉल यूज़ करते हैं। क्रूड फिनॉल कब बनता है, जब हम उसमें फिनॉल में क्रिसॉल ऐड कर देते हैं। तो ये हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए इफ़ेक्टिव होता है क्रूड फिनॉल। और जो क्रिसॉल होता है हमारा, ये यूज़ करते हैं हम 5 to 10% फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ यूटेंसिल, यूरिन एंड फीसिस एंड वॉशिंग ऑफ हैंड्स। और क्रिस्टल इमल्शंस जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। फिर आता है हमारा क्लोरहेक्सिडिन या हिबिटेन हम जिसे बोलते हैं। हिबिटेन जो है एक यूज़फुल स्किन एंटीसेप्टिक होता है। जितनी भी हमारी एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती हैं इनमें हिबिटेन मिलता है या क्लोरहेक्सिडिन मिलता है। जैसे कि हैंड लॉशंस में जो है हमारा 0.5% जो है क्लोरहेक्सिडिन होगा, और बर्न्स की जो क्रीम आती हैं उनमें 1% क्लोरहेक्सिडिन मिलता है। फिर आता है हमारा हेक्साक्लोरोफीन। हेक्साक्लोरोफीन में ये एक्शन में तो स्लो होता है लेकिन स्किन पे इसका अच्छा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और ये सोप्स के साथ भी कंपैटिबल करता है, ठीक है। ये कुछ पेस्टिसाइड्स और कुछ टूथपेस्ट में हम देखने को मिलेगा हमें, ठीक है, हेक्साक्लोरोफीन। उसके बाद आता है हमारा डिटॉल। डिटॉल यानी कि क्लोरोक्सीलेनॉल, क्लोरोजाइलेनॉल, ठीक है। डिटॉल जो है हमारा रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक एंटीसेप्टिक होता है ये, ठीक है। उसके बाद 5% डिटॉल जो है इंस्ट्रूमेंट और प्लास्टिक इक्विपमेंट्स के डिसइंफेक्शन में हम यूज़ करते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा कुछ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि सेट्रिमाइड या सेटावलॉन हो गया। सेटावलॉन जो कि बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर्टी होती है, और ये वेजिटेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और के को ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय करता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज पे ये कम जो है इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। ये 1 या 2% की स्ट्रेंथ में हम यूज़ करते हैं सेटावलॉन। दूसरा है हमारा सेवलॉन। सेवलॉन जो है कॉम्बिनेशन है सेटावलॉन का और हिबिटेन का। हिबिटेन अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है, क्लोरहेक्सिडिन जिसे कहते हैं। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये प्लास्टिक अप्लायंसेस को 20 मिनट्स में डिसइंफेक्ट करता है, और क्लिनिकल थर्मामीटर को 3 मिनट में डिसइंफेक्ट करता है सेवलॉन। फिर आते हैं हैलोजन और उसके कंपाउंड्स। हैलोजन और उसके कंपाउंड्स इंटरमीडिएट लेवल एंटीमाइक्रोबियल केमिकल्स होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के डिसइंफेक्टेंट होते हैं ये, और ये एंजाइम्स को डैमेज करते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन। या तो एंजाइम्स का ऑक्सीडाइज कर देते हैं या उनका जो प्रोटीन है वो डीनेचर कर देते हैं। इसका एग्जांपल है आयोडीन टैबलेट्स, बीटाडीन, क्लोरीन, ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ब्लीच, क्लोरामीन्स इन वुंड ड्रेसिंग एंड ब्रोमीन डिसइंफेक्शन ऑफ हॉट टब्स। उसके बाद हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल एक इंटरमीडिएट लेवल के डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। ये प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, या फिर उनकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय या डिसरप्ट कर देते हैं, और ये रैपिडली एवेपोरेट हो जाता है अल्कोहल। हम जो है इंजेक्शन लगाने से पहले
स्किन को जो अल्कोहल स्वैब से साफ़ करते हैं उसमें यूज़ होता है 70% एथेनॉल। ठीक है, फिर आता है इसमें हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70%। ये एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है और एंटीसेप्टिक है। ये करता क्या है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके प्रोटीन को डीनेचर कर देगा या उसके लिपिड को डिसॉल्व कर देगा और सेल मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद इससे जो होगी सेल मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, उसके प्रोटीन और लिपिड दोनों को अगर वो डिस्ट्रॉय कर देगा तो सेल मेम्ब्रेन खुद ब खुद जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। उसके बाद ये इफ़ेक्टिवली बैक्टीरिया और फंजाई को किल कर सकता है, लेकिन ये स्पोर्स पे इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में 3 तरह के एल्डिहाइड्स देखने को मिलेंगे हमें। ये एल्डिहाइड कैसे वर्क करता है, ये प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और न्यूक्लिक एसिड को इनएक्टिवेट कर देता है। सबसे पहला एल्डिहाइड है ग्लूटाराल्डिहाइड। ग्लूटाराल्डिहाइड ये अगर शॉर्ट टाइम के लिए हम एक्सपोज़र दे रहे हैं, शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ होगा, और अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग एक्सपोज़र है, तो एज अ स्टरलाइज़र जो है हम स्टेरिलेंट जो है हम ये ग्लूटाराल्डिहाइड यूज़ करेंगे, स्टरलाइज कर देगा ये। फॉर्मेलिन हम यूज़ करते हैं एम्बाल्मिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ रूम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। जो हेल्थ केयर सेटिंग्स में रूम्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और एम्बाल्मिंग का मतलब होता है कोई भी जो डेड बॉडी है या डेड टिश्यूज़ हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एम्बाल्मिंग। ठीक है, उसकी प्रिजर्वेशन को कहते हैं हम एम्बाल्मिंग। उसके लिए हम फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं। थर्ड जो एल्डिहाइड है दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो हाईली टॉक्सिक और इरिटेंट गैस होती है, ये इफ़ेक्टिव होता है वेजिटेटिव बैक्टीरिया, फंजाई और मैनी वायरसेस के अगेंस्ट। और इसका जो 2 to 3% सॉल्यूशन है, ये हम स्प्रे करेंगे रूम्स, वॉल्स और फर्नीचर पे, तो ये डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। और ये अगर इनका जो ह्यूमिडिटी है 80 to 90% कर दिया जाए और इसका टेम्परेचर हाई कर दिया जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड मोस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव उस टाइम पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं कुछ हमारे, इन 3 तरह के देखेंगे हम, परऑक्साइड्स, ओजोन और पर एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या करते हैं कि माइक्रोबियल एंजाइम्स को जो है ऑक्सीडाइज कर देते हैं, किल दैम बाय ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स। और ये हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं और एंटीसेप्टिक्स भी होते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को डिसइंफेक्ट कर सकती है और स्टरलाइज कर सकती है। ओजोन ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट या माइक्रो फ्री करने के जो है काम आता है। पर एसिटिक एसिड जो है हमारा, ये किसी भी इक्विपमेंट को स्टरलाइज करेगा और ये क्योंकि ये स्पोर्स को भी जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर एसिटिक एसिड। उसके बाद आते हैं सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट हमारे होते हैं जो सरफेस पे एक्टिव होते हैं, उन एजेंट्स को कहते हैं सरफेक्टेंट्स। ठीक है, जो सरफेक्टेंट्स का काम होता है वो क्या होता है कि जो डर्ट या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डर्ट में है उसको ट्रैप करके खुद में और उस पर्टिकुलर सरफेस से हटा देना। ठीक है, जिस सरफेस पे वो डर्ट या डस्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, तो सोप और डिटर्जेंट्स इसमें आते हैं। जब आप हाथ धोते हो, आपके हाथ में गंदगी लगी हुई है या आपके हाथों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप साबुन से हाथ धोते हो तो वो क्या करते हैं कि वो खुद में जो है साबुन के साथ जो है ट्रैप होके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो डर्ट आपके हाथों से हट जाती है। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, हार्मलेस टू ह्यूमन एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है इनकी। ये बहुत सारे मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूजेस में काम आते हैं। ये लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। फिर आते हैं मेटल्स। कुछ मेटल्स के आयंस होते हैं जिनकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रोटीन की शेप चेंज कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोटीन होता है उसकी शेप चेंज कर देते हैं, उनके फंक्शंस को रोक देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। ठीक है,
तो लो लेवल बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज, लो लेवल बैक्टीरियोस्टैटिक और फंगिस्टैटिक मतलब प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंजाई। ठीक है, तो ये लो लेवल बैक्टीरियोस्टैटिक और फंगिस्टैटिक एजेंट्स होते हैं। इसका एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर एक मेटल होता है। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट 1% को हम यूज़ करते हैं एन गोनोरिया की जो ब्लाइंडनेस होती है, एन गोनोरिया से जो ब्लाइंडनेस होती है उसको प्रिवेंट करने में। दूसरा एग्जाम्पल है थायोमर्सल। थायोमर्सल इस कंपाउंड में मरकरी होता है, मरकरी एक मेटल है। ठीक है, तो उसको यूज़ करते हैं हम वैक्सीन्स को प्रिजर्व करने के लिए। फिर आता है लाइम। लाइम एक चीपेस्ट, लाइम है चूना। ठीक है, ये एक चीपेस्ट डिसइंफेक्टेंट है। जो सूखे फॉर्म में होता है वो होता है फ्रेश क्विक लाइम। ठीक है, अगर उसको जो है घोल बना दिया जाए, एक्वस सस्पेंशन बना दिया जाए 10 to 20%, तो उसको कहते हैं हम मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, ये हमें 10 to 20% एक्वस सॉल्यूशन अगर 2 आवर्स के लिए यूज़ किया जाए तो ये फीसिस और यूरिन को डिसइंफेक्ट करता है। और इसको हम पब्लिक प्लेसेस में भी यूज़ करते हैं ताकि जो टॉयलेट्स में जो स्मेल होती है उसको रोका जा सके, डिओड्रेंट की तरह काम करता है ये। उसके बाद आते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड जो है एक हीट सेंसिटिव आर्टिकल्स होते हैं हमारे, जैसे फैब्रिक हो गए, कोई भी कपड़े, लिनन वगैरह हो गए, प्लास्टिक इक्विपमेंट्स हो गए, कार्डियक कैथेटर हो गए, जो हीट से डैमेज हो सकते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड को 55 या टू 60 डिग्री सेल्सियस पे अगर दिया जाए तो ये बैक्टीरिया स्पोर्स और वायरसेस को किल कर देता है। इथाइलिन ऑक्साइड कभी भी हम अकेले नहीं देते हैं, अकेले ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोजन कर देता है। इसको मिक्स किया जाता है 12% कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी इस मिक्सचर में ऐड किए जाते हैं ताकि इसकी एफिकेसी या इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सके। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं कि भाई कहाँ कहाँ हम जो है डिसइंफेक्टेंट कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर फीसिस और यूरिन को डिसइंफेक्ट करना हो तो हम उसे ऐसे कंटेनर में कलेक्ट करेंगे जहाँ से वो निकल ना जाए। ठीक है, उसके बाद इक्वल वॉल्यूम में डिसइंफेक्टेंट डालेंगे 1-2 घंटे के लिए उसमें। वो डिसइंफेक्टेंट कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर 50 ग्राम्स पर लीटर, क्रूड फिनॉल 100 ml, क्रेसॉल 50 ml या फिर फॉर्मेलिन, इनमें से कोई एक डिसइंफेक्टेंट डालना है। या फिर हम क्विक लाइम या मिल्क ऑफ लाइम भी यूज़ कर सकते हैं अगर पहले वाले डिसइंफेक्टेंट अवेलेबल नहीं है। बेड पेन और यूरिनल्स को जो है हम स्टीम में डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम स्पूटम का डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे, उसको या तो हम किसी गॉज पीस पे या फिर किसी पेपर पे या फिर किसी रुमाल पे जो है हम उसको ले लेंगे स्पूटम को और उसको बर्न कर देंगे, जला देंगे, या फिर हम उसको बॉईल कर सकते हैं। ठीक है, बॉईल करके डिसइंफेक्ट कर देंगे, या फिर ऑटोक्लेविंग के थ्रू 20 मिनट्स पे 20 पाउंड्स प्रेशर अगर हम करेंगे तो वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, या 5% क्रेसॉल भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी फ्लूइड अगर गिर गया है किसी चीज़ पे, कपड़ों पे या किसी भी चीज़ पे, तो उसको हम कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे। तो पहले तो अफेक्टेड एरिया जहाँ भी वो चीज़ है उसको क्लीन करेंगे सोप एंड वाटर से। उसके बाद उसे डिसइंफेक्ट करेंगे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 15 मिनट के लिए डाल के। ठीक है, उसके बाद HIV इन्फेक्टेड आर्टिकल्स को हम कैसे करेंगे, पहले तो हम उसे क्लीन करेंगे और फिर उसको या 2% ग्लूटाल्डिहाइड 30 मिनट्स के लिए उसमें डाल देंगे। दूसरा डिसइंफेक्टेंट है 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हम 30 मिनट्स के लिए यूज़ करेंगे। तीसरा है 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, हम 30 मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फ्यूमिगेशन करते हैं हम ऑपरेशन थिएटर्स को स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है, तो
टू स्टरलाइज द ऑपरेशन थिएटर फॉर्मेल्डिहाइड गैस को यूज़ कर सकते हैं हम। फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो होती है वो बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, स्पोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड गैस एज ए डिसइंफेक्टेंट या एज ए स्टेरिलेंट हम यूज़ करेंगे फ्यूमिगेशन के लिए। तो क्योंकि ये जो है ह्यूज एरिया लाइक ऑपरेशन थिएटर्स उनके लिए चीप होती है, सस्ती होती है। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या हो सकता है, दिस इज़ इरिटेंट टू आई एंड नोज़, इरिटेबल है ये आई और नोज़ के लिए। और इसमें जो है ये पाया गया है कि इसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, कैंसर कॉज करने वाले एजेंट्स पाए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट disinfection. I hope you will understand this lecture. If any query, you can call or contact me anytime. Thank you.